साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 144 BNSS को, पर पूरा नहीं, सिर्फ एक ऐसा पार्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक शिक्षाप्रद स्थिति जो है इस चैप्टर में दिखाई देती है। साथियों सेक्शन 144 BNSS पार्ट है चैप्टर नंबर 10 का, जो बात करता है पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण की। भाई माता पिता का भरण पोषण ठीक है, संतान का ठीक है, बट पत्नी का भरण पोषण क्यों। साथियों मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तो ये लड़कियां कहती है कि हम पुरुषों के बराबर, इनके माता पिता कहता है कि हमारी छोरी छोरे से कम नहीं, और ऑन द कॉन्ट्ररी बेटी बचा भी रहे हैं, बेटी पढ़ा भी रहे हैं, बट उससे काबिल क्यों नहीं बना रहे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब शादी की उम्र आती है तो ये कहता है कि भाई पढ़ रही है और पढ़ ले, सेटल्ड हो जाए, और जब शादी हो जाती है और आती है रियल में अपना जौहर दिखाने की बारी, तो ये कहते हैं कि हम तो बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा पति कमाता है, अगर हमको मेंटेनेंस नहीं दिया गया तो अल्टीमेटली हम मर जाएंगे। और कोर्ट भी जो है इनकी बातों में आ जाता है, रहम दिखाता है और इनको मेंटेनेंस जो है अवॉर्ड कर देता है। जिम्मेदार कौन है? हम सब। जिम्मेदार ये नहीं है, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से मेंटेनेंस जो है कमाना है। अब बचाना कैसे, वो आपकी जिम्मेदारी है। साथियों जब भी हम बाज़ार जाते हैं या शादियों में जाते हैं, मकान लॉक करते हैं या नहीं करते? मकान की प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करते हैं या नहीं करते? बोलिएगा, करते हैं ना आप। ये हम क्यों करते हैं? कि हमको अंदेशा है कि अगर हम बाहर चले गए और चोर आ गए तो नुकसान कर देंगे। तो साथियों ज़रा सोचिए कि आप ऐसी लड़की घर में ली है जो लड़की सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है आपके मेंटेनेंस पे, सिर्फ और सिर्फ जो है डिपेंड है आपकी अर्निंग्स पे, तो वो कैसे आपका भला कर पाएगी। और हम कैसे भूल गए अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी इनकम को सिक्योर करना ऐसी लड़की से जो सिर्फ और सिर्फ चाहती है मेंटेनेंस इन द फॉर्म ऑफ एलिमनी फ्रॉम यू। क्लियर हो गया आपको? साथियों पार्लियामेंट जो चीज़ लिखती है ना, उस पर हम ध्यान देते नहीं हैं। हम लोग जगते कब हैं? जब बहुत देर हो जाती है। अगर टाइम से हम जग जाते तो दिक्कत हमको नहीं आती। साथियों 144 BNSS केवल उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं वास्तव में बेरोजगार हैं, जिनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है और ना ही वो अर्न कर सकती हैं, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। ये उन औरतों के लिए नहीं है जो पढ़ लिख गई हैं, पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, पर जॉब छोड़ दी सिर्फ इस पॉइंट पे कि अगर हम जॉब करेंगी तो पति से मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगी। क्लियर हुआ आपको? इसलिए 144 BNSS कहता क्या है, पहले उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि आगे की बात करने में जो है मुझे दिक्कत नहीं आए और आपको कॉन्सेप्चुअली जो है बात भी क्लियर हो जाए। साथियों कानून ये कहता है कि इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अब ये जो लास्ट की लाइन है, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने आज तक जोर ही नहीं दिया। साथियों जब भी आप शादी करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? कि ऐसी लड़की चाहिए जो पूर्णतः बेरोजगार हो, जो काम करे घर का और अल्टीमेटली हमारी मैया की सेवा करे, हमारी मैया की रात को पैरों में तेल से मालिश करे। ना तो ऐसी लड़की आपको मिलेगी और ना ही मिल सकती है, और ऐसी लड़की मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको ख्वाबों में या ख्यालों में। इसलिए बी अ प्रैक्टिकल मैन एंड वर्क ऑन द पॉइंट दैट इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अगर आप अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं या अपने भाई की मैरिज करने जा रहे हैं या कोई आपका रिलेटिव है, उनको एक बात ज़रूर कहिए कि जिस घर में रिश्ता कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये चेक करो कि लड़की के कॉन्टेक्स्ट में कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। वो नेगेटिव पॉइंट क्या है? अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। आप लड़की में लाख अच्छाइयाँ या लाख बुराई ढूंढ लो, वो सिर्फ एक तरफ रह जाएंगी अगर हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करा, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अब ज़रा सोचिए कि लड़की जो है कम पढ़ी लिखी, कई बार आप लोग क्वेरी करते हैं कि क्या हम ऐसी लड़की लिए हैं जो कम पढ़ी लिखी है, 12th पास है, 10वीं पास है, BSc पास है, कतई मत लेके आना। वो आप पर जो है बन जाएगी बर्डन, फिर आप बच नहीं पाओगे। वो कोर्ट जाएगी और जो प्लीडिंग वो करेगी तो कोर्ट कहेगा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, कोर्ट कहेगा प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है। अल्टीमेटली इसको मेंटेनेंस दिया जाए, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है मेंटेनेंस का? कि महिला वेश्यावृत्ति ना करे, गलत काम में ना फंस जाए, और वो एक जिम्मेदारी है आपकी
जिस कारण उसको मेंटेन करना जो है आपका प्राइमरी ड्यूटी है। क्लियर है बात ये? तो इस बात का विशेष जो है ध्यान रखें। साथियों, एक बात ज़रा समझिएगा कि लोग आजकल शादी में बहुत जल्दबाजी करते हैं और उनका मानना ये होता है कि लड़कियां रिलायबल हैं। अधिकांशतः ये बात सही हो सकती है, बट पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में ऐसी लड़की आ गई जो बेरोजगार है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो सेकंड फ्रेज पर हमेशा काम करो और अभी से काम करना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने देखा है कि कई घरों में झगड़े हुए हैं शादी के 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, और लड़कियों ने मेंटेनेंस केसेस फाइल करके एक भारी भरकम राशि जो है मांगी है टूवर्ड्स द मेंटेनेंस। अब ज़रा सोचिए कि आपने मेहनत करी और खूब मेहनत करके रात दिन एक करके आपने एक असेस जो है क्रिएट करी और आपका अच्छा बैंक बैलेंस है और लड़की एक ही झटके में सारा बैंक बैलेंस उड़ा गई, फिर आप क्या करोगे? अगर कोई अपराधी ऐसा काम करता तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, पर पत्नी हमारा बैंक बैलेंस उड़ा गई, हमारा सुख चैन छीन के ले गई और हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब करना था तब तो हम किए नहीं और अब परेशान हो रहे हैं और कोर्ट कचहरी को जो है फेस कर रहे हैं। आप कितना भी जवाब बेटर से बेटर लिख लो, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये सब कहने की बात है कि अगर पत्नी अलग रह रही है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या पत्नी जो है रह रही है एडल्ट्री में तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या पति पत्नी रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से अलग तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसे कई जजमेंट हैं जहाँ कोर्ट ने लिखा है कि अगर वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है मेंटेनेंस दो। ऐसे फैसला कि वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है पर अर्न नहीं कर रही है मेंटेनेंस दो। या कई ऐसे भी केसेस हैं कि आपकी पत्नी जो है अलग रह रही है, आपने मुकदमा किया सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, मीन साथ रहने का, और आप जीत गए मुकदमा, वो उसके बाद भी कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस दो। वाइफ ने जो है डिवोर्स ले लिया और रीमैरिज नहीं करी, फिर भी आप पे लाइबिलिटी है मेंटेनेंस की। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि लाइबिलिटी उन व्यक्तियों पे नहीं है जहाँ पर कंसर्न वाइफ जो है अर्न कर रही है, बट उसका अर्निंग का प्रपोर्शनेट आपके अर्निंग के बराबर होना चाहिए। अगर इनकम जो है डिस्क्रिपेंट होगी या इनकम में जो है वेरिएशंस होगा तो वहाँ पर आप ट्रबल में आ जाओगे। साथियों, ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हमें उसमें एक लाइन और भी जोड़नी पड़ेगी कि बेटी को कामयाब और कमाऊ पूत भी बनाओ। इसलिए आप मेहरबानी करके अगर 144 BNSS के चक्कर से बचना चाहते हो तो इस बात पे विशेष जोर देना कि अगर आपकी इनकम सैलरी में है तो यू आर इन अ ग्रेट ट्रबल, क्योंकि जो भी इनकम आपकी सैलरी से होगी वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपके खातों में जमा हो जाएगी। तो ऐसे सिनेरियो में वाइफ के लिए बहुत ईजी है कैलकुलेशन करना। इसके बनस्पत अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप कोई प्रोफेशन करते हैं तो वहाँ पर आप कंपनी खोल के या LLP खोल के इनकम का प्रॉपर डाइवर्जन कर सकते हैं, इनकम को प्रॉपर रूट कर सकते हैं और प्रॉपरली इसको मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पर पकड़ना जो है काफ़ी मुश्किल होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि जब भी ये केस फाइल करती हैं अपने हिसाब से ये इनकम लिखती हैं, अपने हिसाब से खर्चा मांगती हैं, जिस कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा के जजमेंट में ये स्पष्ट किया था कि वाइफ जब भी जो है मेंटेनेंस मांग रही है उसको पूरा ब्यौरा अपनी इनकम के बारे में, अपनी असेट्स के बारे में, अपनी लाइबिलिटी के बारे में, और इसके अलावा पति की ड्यूटी भी यही है कि उसको अपनी इनकम, असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में जो है पूरा ब्यौरा देना है। उससे कई हद तक सफलता मिली झूठे मेंटेनेंस क्लेम को रिवोक करने में। अन्यथा क्या होता, पुरुष मारे जाते, लड़कियां सही बात नहीं बताती और अल्टीमेटली दिक्कत जो है हमको फेस करनी पड़ती। ऐसा एक मुकदमा मैंने देखा जहां पर कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस में प्रोसेस शुरू किया लड़की को मेंटेनेंस दिलाने का। बाद में प्रोटोकॉल आया कि रजनीश बनाम नेहा का एफिडेविट जो है देना होगा। लड़की ने बताया कि मैं बैंक मैनेजर हूँ और HDFC बैंक में हूँ, ऐसा उसने ब्यौरा कोर्ट में दिया। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसले में लिखा कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फैक्ट को छुपाया है, आप स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आएंगे। तो इक्विटी कम्स इनटू मोशन व्हेन द कंसर्न पार्टी कंसील द मटेरियल फैक्ट। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर लड़की एबल टू मेंटेन है तो वहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा हमको होने वाला है। दूसरी बात, अगर हम सैलरी में हैं तो वहाँ पर शादी कीजिए बहुत सोच समझ के। और तीसरी बात है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो शादी से पहले इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कीजिए टू डाइवर्ट योर इनकम। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भारी भरकम क्लेम जो है आपका बन जाएगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए स्थितियाँ कि कानूनी प्रोविज़न क्या कि इफ़ यू आर हैविंग अ सफिशिएंट मीन्स, नंबर 2 रिफ्यूज़ टू मेंटेन योर वाइफ हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। तो इस केस में क्या वाइफ बेरोजगार है, क्लियर है, और आपकी सैलरी से इनकम जो है वो 1 लाख रुपए महीना। अब आपके जो डिडक्शंस हैं या अलाउंस हैं ये बहुत कम है,
तो 25% की हद तक, मोटा मोटा 1 लाख का 25% की हद तक वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्लियर है? हायर साइड पे जाके। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने 90,000 रुपये जो है वो डाइवर्ट कर दिए अपनी फर्म्स पे, और इंडिविजुअल जो है आपने रखा सिर्फ 10,000 रुपये। तो कहाँ तो था 1 लाख और कहाँ रह गया है 10,000 रुपये। तो क्लेम कितना आएगा? सिर्फ 2,500 रुपये। तो क्लेम आपने बहुत कम कर दिया। तो इसलिए आपको शुरू से अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि वाइफ जो है ट्रबल क्रिएट कर सकती है, विश्वसनीय नहीं है, तो बिलीव ऑन माई वर्ड्स दैट बी अ बिजनेसमैन और अ प्रोफेशनल रादर देन टू बी अ सैलरीड पर्सन। क्योंकि अगर ट्रबल हुआ तो 25% के लगभग मेंटेनेंस देने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत तकलीफ होगी और भारी भरकम राशि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई जो है वो लेके चले जाएगी। तो इसलिए बी अलर्ट ईदर फ्रॉम इंसेप्शन, और अगर अभी बीच रास्ते में हो और संभावना लग रही है कि वाइफ जो है झगड़ा कर सकती है, लफड़ा कर सकती है, तो उसमें हमको इस तरह से वर्कआउट करना है। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके माता पिता हैं उनको लगातार जो है मेंटेनेंस देते रहे खातों में, क्योंकि ये कहते हैं कि इन पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। इवन आप अपने बच्चों को भी जो है मेंटेनेंस देने के लिए उनका खोल लें जूनियर अकाउंट और उसकी प्रॉपर जो है अकाउंटिंग करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, बाद में केस होगा तो आपका आर्गूमेंट जो है सिस्टमेटिक नहीं होगा। और वहाँ पर आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरी इनकम सैलरी से पर इनकम 1 लाख रुपये, तो मैं 15,000 रुपये अपनी माँ को दे रहा हूँ, इसकी पूरी छूट मिलेगी आपको। 15,000 रुपये करीबन जो है पिताजी को दे रहा हूँ, इसका फ़ायदा ही मिलेगा आपको। बच्चे के लिए मैंने ये व्यवस्था करी है, इसका भी आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो उस प्रपोर्शन में जहाँ वाइफ के एलिगेशंस जो हैं स्पष्ट नहीं होंगे और कोर्ट को दिखेगा कि सी इज रिसाइडिंग सेपरेटली, तो वहाँ पर क्वांटम पे इसका असर पड़ेगा। और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर उसका जो मेंटेनेंस अमाउंट है कोर्ट उसको जो है कम साइड पे जाके जो है अवॉर्ड करेगा। क्लियर है? तो चीज़ें आसान है पर करनी पड़ेगी और कंसेप्चुअली जो है क्लियर हमको होके चलना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल बी इन द हॉट वाटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, किस तरह से वर्कआउट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ पर तकलीफ आपके लिए होगी। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।